बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे बोर्ड के क्वेश्चंस के थ्रू। वो है हमारे पास बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। लास्ट टाइम हमने रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी डिस्कस किया था, उसकी प्रेजेंटेशन डिस्कस की थी कि उसको पेपर में किस तरह से लिख कर आएंगे। तो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी की आज बात करें तो इसके ये ज्यादातर आपसे जो बोर्ड में है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और किस स्टेटमेंट के थ्रू पूछा गया है, मतलब किस किस तरह पूछा गया है। तो हम क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। वो है राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। ज्यादातर जो आपसे मोस्टली जो है वो इस स्टेटमेंट के थ्रू ही आपसे ये सवाल पूछा गया है और ये लॉन्ग सवाल के तौर पर आया है। फिर उसके बाद आपसे एक दो बार इस स्टेटमेंट के थ्रू भी पूछा गया है कि एक्सप्लेन 5 पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। फिर उसके बाद ये एक एक्सरसाइज से जो आपका स्टेटमेंट है वो ये है, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है कि हाउ डिड बोहर प्रूव दैट एन एटम मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से आपसे ये लॉन्ग में आ सकता है। इसके मेन जो इम्पोर्टेंट जो इसकी चीज है बोहर की, वो उसके पोस्टुलेट्स ही है। ऑब्वियसली जब हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उससे पहले उसकी थोड़ी बहुत जो उसका इंट्रो है उसकी वो भी लिखेंगे साथ, फिर उसके बाद हम उसके पोस्टुलेट्स पे आएंगे। तो वो अभी हम देखते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसे है, हम इसको किस तरह से हेडिंग्स के थ्रू लिख कर आएंगे। उसके बाद अगर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया कि ये ज्यादा जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही मशहूर है। शॉर्ट ये बहुत कम पूछा गया है। एक बार ये शॉर्ट इस तरह से पूछा गया था, राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। वही जो पोस्टुलेट्स है वो आपसे शॉर्ट में पूछ लिए गए, तो आप शॉर्ट में जो है वो लिखेंगे ये पोस्टुलेट्स। उसके बाद आपसे जो नेक्स्ट ये 3 पूछे गए हैं ये बेसिकली क्वांटम से रिलेटेड है। ये एज सच उसके पोस्टुलेट से या बोहर्स की थ्योरी से नहीं है। तो ये अभी हम इसी में कवर करेंगे। इसके साथ ही हम कवर करेंगे जो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी, ये उससे है कि व्हेन एंड व्हाई डिड मैक्स प्लैंक गॉट नोबेल प्राइज, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम, व्हाट इज मेंट बाय क्वांटम एंड क्वांटा। तो ये सारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन थे जो इस टॉपिक में से बन सकते हैं और ये आपके बोर्ड में पूछे गए हैं बेसिकली। चलिए अब इसका जो है हम शुरू करते हैं। तो इसकी प्रेजेंटेशन पे आने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है बोहर की थ्योरी का, इसमें क्या क्या उसने बताया है, ताकि जब हम उसको रीड करें तो हमें सारी बातें समझ में आए। तो सबसे पहले ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है ये था एक्चुअली एक एटम का स्ट्रक्चर जो बोहर ने पेश किया। ठीक है, उसने बोहर ने कहा कि एक एटम इस तरह का हो सकता है। इससे पहले हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया था। उसने भी एक एटम का मॉडल पेश किया था कि उसके जो जो ऑब्जर्वेशन थे वो हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किए थे कि उसने क्या क्या बताया कि एटम किस तरह का होता है। अगर आप थोड़ा सा उसका एक डायग्राम देखना चाहें तो जो उसका मैंने उसमें जो पिक्चर मौजूद थी उसमें एक्सपेरिमेंट की, उसमें जो आपको दरमियान में गोल्ड फॉइल नजर आ रही थी यहाँ पर करके। ठीक है, उस गोल्ड फॉइल को उसने एटम्स दिखाए हुए थे। उस एटम्स को जरा जाके एक बार ऑब्जर्व करें। उसमें क्या है कि दरमियान में सिर्फ एक न्यूक्लियस उसने दिखाया हुआ है और उसके गिर्द जो है वो नेगेटिव चार्ज बने हुए हैं। वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, उसको जो है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि बेसिकली उसने यही कहा था ना, उसका हमने एक ऑब्जर्वेशन पढ़ा था कि उसका रिजल्ट पढ़ा था हमने। उसका रिजल्ट ये था कि जो इलेक्ट्रॉन दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है और उसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। वहां पर कोई भी इस तरह के ये जो पाथ्स बने हुए हैं इनका कोई जिक्र मौजूद नहीं था। ठीक है, बस दरमियान में न्यूक्लियस और यहाँ पे ऐसे नेगेटिव चार्ज बने हुए हैं और बस बाहर एक बाउंड्री है। ठीक है, तो उसने बस सिंपल इस तरह का एटम का स्ट्रक्चर दिया था रदरफोर्ड ने। बोहर ने कहा कि इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर को जरा देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। ये न्यूक्लियस है, ये डॉट जो है न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो आप सर्कल्स देख रहे हैं डार्क डार्क, ये क्या है, ये बेसिकली शेल्स हैं। इनको शेल भी कहा जा सकता है, इनको ऑर्बिट भी कहते हैं और इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। बोहर ने इनको एनर्जी लेवल्स का नाम दिया था। तो इसके 3 नाम है बेसिकली, शेल्स भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो उसने कहा कि रदरफोर्ड ने तो बस इतना बता दिया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं ये उसने नहीं बताया। तो इसका जवाब बोहर ने दिया था। उसने कहा था कि न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पेसिफिक शेल्स के अंदर स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स के अंदर जो है वो रिवॉल्व करते हैं। इन एनर्जी लेवल्स के नाम थे कुछ। जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होगा उसका नाम होगा के,
जो उससे दूर होगा उसका होगा L, उससे आगे M और उससे आगे N। इनकी हम अब बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको आने वाले टॉपिक्स में। तो अभी फिलहाल के लिए कौन कौन से शेल्स हैं, K, L, M एंड N। ठीक है, तो ये थे शेल्स के नाम। उसके बाद ये तो पता चल गया कि भाई जो शेल्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इन शेल्स के अंदर जो है वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन के मतलब खास रास्ते हैं जिसके अंदर वो अपने गोल गोल चक्कर काटते हैं, उन रास्तों का नाम शेल्स है, और वो ये शेल दिखाए हुए हैं। अब दूसरी बात ये जहन में आती है कि ये जो शेल्स हैं, अब ये क्या वैसे ही मौजूद है, मतलब जहां कहीं न्यूक्लियस से किसी भी फासले पर जो है वो इधर शेल बन गया, इधर बन गया, इधर बन गया, ठीक है, क्या अपनी मर्जी से इस तरह से शेल बन जाते हैं? तो उसने कहा नहीं, ये जो शेल्स हैं ये भी न्यूक्लियस से एक खास फासले पर होते हैं। ये शेल इस फासले पर है, ये शेल इस फासले पर है, ये इस पे है, इनके दरमियान में कोई शेल मौजूद नहीं होगा। और ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई शेल मौजूद नहीं होगा, कोई एनर्जी लेवल मौजूद नहीं होगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन भी इस स्पेस में मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये जो उसने क्या कहा कि न्यूक्लियस से हर एक शेल का, हर एक एनर्जी लेवल का एक खास क्या है, फासला है। इस फासले को हम रेडियस भी कह सकते हैं क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है, और ये जो इसका फासला है ये रेडियस को डिनोट कर रहा है, ऐसा ही है। तो उसने कहा कि हर एक शेल का, हर एनर्जी लेवल का अपना क्या है, एक स्पेसिफिक, एक खास क्या है, रेडियस है, जिसके लिए उसने टर्म इस्तेमाल की क्वांटाइज्ड रेडियाई। क्या कि हर शेल जो है वो अपना क्या रखता है, अपना एक क्वांटाइज्ड रेडियस रखता है, अपना एक खास फिक्स्ड, क्वांटाइज का यहाँ पर आप मतलब फिक्स्ड समझेंगे कि हर एक रेडियस का अपना फिक्स जो है वो क्या, हर एक शेल का अपना फिक्स्ड रेडियस होता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि हर शेल का, उसने शेल को मुतारफ करवाया, एनर्जी लेवल को मुतारफ करवाया बोहर ने, और उसने कहा कि हर एनर्जी लेवल का अपना क्या होता है, क्वांटाइज्ड रेडियस होता है। दूसरी बात उसने ये की कि इसी तरह से चूंकि हर रेडियस का अपना एक, हर शेल का अपना एक खास रेडियस है, स्पेसिफिक एक फिक्स्ड रेडियस है, इसी तरह हर शेल की अपनी एक खास एनर्जी भी होगी। ठीक है, जिस तरह से हर शेल का अपना एक फिक्स क्या है, रेडियस है, इसी तरह से उसकी अपनी फिक्स्ड क्या होगी, एनर्जी भी होगी। और इसी तरह से जो उस हर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे उनकी भी एनर्जी होगी। मतलब क्या कि जैसे के, ये जो पहला शेल के है, इसकी जो भी एनर्जी होगी, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगी उनकी भी उतनी ही एनर्जी होगी जितनी कि इस शेल की एनर्जी है। ऐसे ही है, मतलब इस के शेल में रहने के लिए उस इलेक्ट्रॉन के पास उतनी ही एनर्जी होगी जितनी के शेल में रहने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर इसी तरह से मतलब आप जिस तरह के घर में रहना चाहते हैं, आपके पास उतना ही रेंट जो है वो उतने पैसे होने चाहिए। ठीक है, तो जिस इलेक्ट्रॉन ने इस शेल में के में रहना है, या एल में रिजाइड करना है, या एम में रिवॉल्व करना है, तो उसके पास उतनी एनर्जी होगी कि वो उस शेल के अंदर रह सके। अगर उसकी एनर्जी उससे कम या ज्यादा है तो वो उस खास शेल में नहीं रह सकेगा। अगर इसकी एनर्जी जो है वो एल वाले, अगर एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी इससे कम बनती है, तो वो क्या करेगा, वो अब एल में नहीं रह सकता। उसे क्या करना पड़ेगा, उसे एनर्जी को खारिज करके क्या करना पड़ेगा, इस लेवल तक ले आएगा, मतलब जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज कर दे और इतनी एनर्जी ले आए कि वो के में रह सके। या वो क्या करे कि एनर्जी कहीं से एब्जॉर्ब करके एल जितनी कर ले और एल में रहे। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक कि उसने ऑर्बिट्स का तस्वुर दिया, एनर्जी लेवल्स का, और ये कहा कि हर एनर्जी लेवल का क्या है, क्वांटाइज्ड रेडियस है, और उसके अलावा हर एक की अपनी क्वांटाइज्ड क्या है, एनर्जी है। ये बात तो होगी। अब आगे चलते हैं। अब अगली बात ये है, हो गई कि अब जब तक उसने, अगली बात ये थी, थर्ड पॉइंट इसका ये है कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक खास रेडियस के अंदर चक्कर लगाता है, एक खास रेडियस के अंदर, एक खास एनर्जी लेवल के अंदर चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, तो वो अपनी एनर्जी ना तो रिलीज करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है। मतलब हमने उसमें जो था, उसका जो पहला डिफेक्ट था, जो उसका रदरफोर्ड का पहला डिफेक्ट यही था ना कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल शुड एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है और वो मुसलसल चूंकि चक्कर लगा रहा है, तो एक वो जो क्लासिकल थ्योरी है
रेडिएशंस की, वो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, और कोई भी नेगेटिव चार्ज या कोई भी चार्ज पार्टिकल जब चक्कर लगाता है या रिवॉल्व करता है, हरकत करता है, तो उसे मुसलसल अपनी एनर्जी को क्या करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए। और अगर वो अपनी एनर्जी मुसलसल जो है वो रिलीज करेगा तो उसके पास एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब वो न्यूक्लियस से दूर था और न्यूक्लियस के अब क्या करेगा, रिलीज करते 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 क्या है, न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाए। ठीक है, ऐसे ही होगा, न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा तो क्या होगा, तबाह हो गया न्यूक्लियस, जो हमारा एटम था वो तो कोलैप्स कर गया। तो ये था पहला उसका डिफेक्ट। लेकिन हम एटम तो हमें स्टेबल नजर आता है, तो इसकी जस्टिफिकेशन बोहर ने कैसे दी, उसने कहा कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल के अंदर रहता है वो ना तो अपनी एनर्जी को खारिज करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है। तो ये तो हमें जवाब मिल गया इसका कि जो है वो क्योंकि मुसलसल अपनी एनर्जी को खारिज नहीं कर रहा, तो इस वजह से जो हमारा एटम है वो स्टेबल रहेगा, कोलैप्स नहीं करेगा। ठीक है, तो ये पहले डिफेक्ट का आंसर था। सेकंड डिफेक्ट उसका ये था स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। स्पेक्ट्रम क्या होता है, बेसिकली वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब वो एक ग्राफ होता है। किस चीज का ग्राफ होता है, किसी भी चीज का, मतलब कोई भी चीज है उसमें से कितनी रेडिएशन निकल रही है या वो कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको पता लगाने के लिए हम एक क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। उस ग्राफ के ऊपर हमें पता चलता है कि अच्छा ये इसने इतनी एनर्जी निकाली है और इतनी एब्जॉर्ब की है। जब तक वो चीज अपनी एनर्जी निकालेगी नहीं या एब्जॉर्ब नहीं करेगी तब तक उसका स्पेक्ट्रम नहीं बन सकता। ठीक है, तो उसने कहा था कि एटम का जो स्पेक्ट्रम है उसके मॉडल के मुताबिक यही समझ में आता था कि एटम का स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी इमिट करेगा। उसके मुताबिक तो यही था ना कि वो जो है वो बार चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, और उसको जो है वो मुसलसल एनर्जी खारिज करनी चाहिए, क्योंकि मुसलसल एनर्जी खारिज होगी तो हमें स्पेक्ट्रम कौन सा मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। मतलब मुसलसल उस पर जो है वो हमें एक जिस तरह से पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स रेंज होती है, उस तरह से हमें जो है उसका स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, कुछ उस तरह से मुसलसल आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, स्पेक्ट्रम जो है वो हमें मुसलसल मिलेगा। तो लेकिन जो असल में एटम का ऑब्जर्व किया गया था स्पेक्ट्रम, वो कौन सा था, लाइन स्पेक्ट्रम। तो उसकी जस्टिफिकेशन जो थी वो हमें रदरफोर्ड से नहीं मिली, तो वो बोहर ने दी थी। अब वो किस तरह से इसने दी थी, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे अभी फिलहाल तो कोई स्पेक्ट्रम नहीं बन रहा, क्योंकि उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भाई अपने स्पेसिफिक जो है वो जब तक अपने रेडियस में अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा तब तक वो कोई एनर्जी एमिट या रिलीज नहीं करेगा या एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो तब तक जो है वो हमें कोई स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। तो स्पेक्ट्रम हमें कब मिलेगा, स्पेक्ट्रम हमें उस वक्त मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इसको जो है वो कुछ एनर्जी मिल जाए और ये एब्जॉर्ब करके क्या कर ले, यहाँ पर जंप कर जाए, मतलब इसको इतनी एनर्जी, जाहिर सी बात है, मिले, उतनी खास एनर्जी इसमें एड अप हो कि वो उतनी एनर्जी लेके अगले शेल्फ में जा सके, क्योंकि इसके दरमियान में तो वो कहीं नहीं जा सकता ना। तो एक खास एनर्जी उसको चाहिए, जिसे हम क्वांटाइज्ड एनर्जी का भी नाम दे रहे थे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, इसमें से आप क्या करें, इतनी एनर्जी निकाल दें। ठीक है, सराउंडिंग में इतनी एनर्जी चली जाए इसमें से निकल के कि वो इस शेल में आ जाए। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, जाहिर सी बात है, स्पेसिफिक एनर्जी इसमें से निकलेगी, एक क्वांटाइज्ड एनर्जी इसमें से निकलेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें से अब कितनी एनर्जी निकलेगी, जाहिर सी बात है E2 माइनस E1 के, मतलब दोनों के दरमियान में जितना गैप होगा उतनी निकलेगी ना। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या दिखाया हुआ है, डेल्टा E इज इक्वल टू H, और इसको म्यू पढ़ते हैं। ठीक है, इसको अक्सर बच्चे V भी पढ़ देते हैं, ये V नहीं है, ये क्या है, H म्यू है। असल में ये फ्रीक्वेंसी है। अब ये जो है ना, डेल्टा E इज इक्वल टू H F भी से पढ़ सकते हैं, ये डेल्टा E इज इक्वल टू H म्यू भी से पढ़ते हैं। ये बेसिकली फार्मूला है प्लैंक्स की जो थ्योरी थी, क्वांटम थ्योरी। ठीक है, इसका ये प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी का बोहर ने जो है वो क्या किया था, सहारा लिया था अपने एटम को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करने के लिए उसने जो है वो पहले से एक थ्योरी मौजूद थी जिसका नाम था क्वांटम थ्योरी ऑफ बाय प्लैंक। ठीक है, तो उसका जो है वो उसने सहारा लिया था, वो ये उसका फार्मूला ये था, तो इसलिए इसके साथ हम प्लैंक थ्योरी को भी पढ़ते हैं। ठीक है, जिस तरह से जो रदरफोर्ड ने था वो अपना एटॉमिक मॉडल क्लासिकल थ्योरी के थ्रू जो है वो पेश जस्टिफाई किया था, उसको प्रेजेंट एलेबोरेट किया था।
ठीक है। तो इसने अपने मॉडल के साथ साथ कौन सी पहले वाली थ्योरी, कोई पहले से एक थ्योरी मौजूद थी, वो कौन सी थी, प्लैंक की थ्योरी थी, तो ये वहां से निकला है। ठीक है, तो डेल्टा E इज इक्वल टू एच म्यू, के मतलब कि अगर हमने इसकी मिकदार मालूम करनी हो असल में कि ये कितनी एनर्जी यहाँ पे खारिज हुई या कितनी एनर्जी यहाँ पे देनी चाहिए, तो वो हम इस फार्मूले की मदद से जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा था हमारे पास बोहर का मॉडल। तो अब हम इस पे चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कहाँ से शुरू करते हैं, उसी तरह से प्रेजेंटेशन से, कि ये कब जो है प्रेजेंट किया गया, कब पेश किया गया। तो ये प्रेजेंटेड इन 1913 और प्रेजेंटेड बाय नील बोहर। और ये कौन था, डेनिश फिजिक्स था, मतलब ये एक फिजिक्स का बंदा था असल में। ठीक है, ये केमिस्ट्री का बंदा नहीं था, रदरफोर्ड जो था वो केमिस्ट था। ठीक है, और ये नील बोहर ने क्या किया था, नील बोहर ज्वाइंड रदरफोर्ड इन 1912 फॉर हिज पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च। ठीक है, पोस्ट डॉक्टोरल जो है रिसर्च है, ये डॉक्टरेट की बात की होती है, मतलब पीएचडी के बाद जो है कुछ रिसर्च वर्क था, जिसके लिए इसने 1912 में, मतलब 1911 में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पेश किया, 1912 में नील ने जो है वो उसको रदरफोर्ड के साथ जो है वो थोड़ा काम करने के लिए उसे ज्वाइन किया, और 1912 में, और 1913 में जो है वो नील ने अपना जो है वो एटॉमिक थ्योरी पेश कर दी। ठीक है, और नील को भी जो है वो क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था उसे, कब मिला था, ही वॉन द 1922 नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो ये सारा जो है इसमें आप इंट्रो में सारा लिखेंगे, और इसके साथ साथ ये जो है एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे थ्योरी कब पेश की गई और बोहर को जो है वो नोबेल प्राइज कब मिला, ये सब आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ये बात थी जी इसके प्रेजेंटेशन की, कि ये कब पेश किया गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं कि ये पेश क्यों किया गया। मैंने आपको पहले बताया क्यों पेश किया गया, जो उसके डिफेक्ट्स थे उनका आंसर करने के लिए रदरफोर्ड के। सो कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, नील बोहर प्रेजेंटेड हिज अनदर एटॉमिक मॉडल। He answered the questions arose from the Rutherford's atomic model. So ये था इसका ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट चलते हैं फाउंडेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। मैंने अभी आपको बताया था कि बोहर ने अपने एटॉमिक थ्योरी को किसकी मदद से उसको एक्सप्लेन किया था, मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी। सो बोहर यूज क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक एज द फाउंडेशन ऑफ हिज मॉडल। ठीक है, और अब क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये आपकी बुक में जो है वो इससे अगले पेज पे एक पिंक बॉक्स है, उसके अंदर है। तो ये आप यहाँ पर इसके साथ लिखेंगे कि मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी असल में क्या थी, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। इसके बारे में कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट जो है वो नहीं, आपकी बुक बहुत ज्यादा इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में गिवन नहीं है, बस जितना है उतना आपने कर लेना है कि क्वांटम जो है, क्वांटम मींस फिक्स्ड एनर्जी। मैंने बताया क्वांटाइजेशन आपने फिक्स से याद रखना है। सो क्वांटम का मतलब है कि फिक्स्ड एनर्जी, इट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कि कोई भी चीज जो है वो तब तक एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं करेगी या एमिट नहीं करेगी जब तक वो एक खास जो है एनर्जी ना बन जाए, और वो एनर्जी क्वांटम के बराबर है। मतलब जब तक वो क्वांटम नहीं बन जाती, तो एक क्वांटम से कम या एक क्वांटम से ज्यादा, एक क्वांटम से कम एनर्जी जो है वो कोई भी जिस्म जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता या रिलीज नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक एनर्जी है, और क्वांटा जो है वो प्लूरल ऑफ क्वांटम है। तो आप ये देख सकते हैं, ये सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन थे शुरू में क्वांटा से रिलेटेड, वो इसमें कवर हो जाते हैं। और इसके अलावा क्या है कि इन 1918 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवार्डेड टू जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक फॉर हिज वर्क ऑन क्वांटम थ्योरी। ठीक है, और 1918 का जो नोबेल प्राइज था वो मैक्स प्लैंक को मिला था। ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन का एक आंसर है। ठीक है, तो ये तो थोड़ी बहुत बात थी किसके बारे में, क्वांटम थ्योरी के बारे में। अब हम आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ बोहर्स मॉडल, कि उसकी जो स्टेटमेंट जो थी, हर एक जो डेफिनेशन जिसे आप कह सकते हो बोहर्स मॉडल की, वो क्या थी, वो था अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एब्सॉर्ब और एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। यही उसने बताया था ना, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में तब तक अपनी एनर्जी को एमिट या डिसॉल्व एब्जॉर्ब नहीं करता जब तक उसने जो है वो जंप ना करना हो, ठीक है, नीचे या ऊपर की तरफ। सो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड as it revolve only in orbit of fixed energy called energy level। जब तक वो अपने एनर्जी लेवल में हरकत करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, तब तक क्या होता है,
वो अपनी एनर्जी को फिक्स रखता है, वो ना ही एमिट करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है। तो ये बड़ी आसान सी जो है वही बातें हैं जो बार बार मैं बता रही हूँ। ये थी इसका स्टेटमेंट बोहर्स मॉडल का। अब हम आ जाते हैं जो हमने एक्चुअली पढ़ने थे, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। ये सारे मैंने आपको बारी बारी बता दिए हैं जब हमने डायग्राम के थ्रू पढ़े थे। अब बस इसको रीड आउट करना है। द बोहर्स एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग पोस्टुलेट। नंबर 1 इज क्वांटाइज्ड रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। यही बात की थी कि द हाइड्रोजन एटम, इसने जो है वो सारा अपना काम हाइड्रोजन एटम पे किया था, ठीक है, तो इसलिए उस हाइड्रोजन एटम का वर्ड यहाँ पर है। द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ए टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, कि जो इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व तो कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, लेकिन किसमें, एक खास ऑर्बिट में, और उस ऑर्बिट का एक खास क्या है, अपना क्वांटाइज्ड रेडियस है न्यूक्लियस से। ठीक है, तो ये इसका साथ आपने डायग्राम भी बनाना होगा। उसके बाद क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स, ये भी हमने बात की थी कि ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, जिस तरह से उनका रेडियस जो है वो खास है, एक फिक्स है, इसी तरह से उनकी अपनी फिक्स एनर्जी भी होगी न्यूक्लियस के रिलेटिव। ठीक है, नंबर 3, वाई आर एटम स्टेबल। यही हमने कहा था ना कि ये जो वाई आर एटम स्टेबल्स के एटम कोलैप्स क्यों नहीं कर जाता, उसका जवाब थर्ड पोस्टुलेट में मौजूद है कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। The energy is emitted and absorbed only when an electron jumps from one orbit to another. जब उसने जंप करना होगा इलेक्ट्रॉन ने एक से दूसरे ऑर्बिट में, तभी सिर्फ जो है वो एनर्जी का एब्जॉर्ब या एनर्जी एमिट होगी। उसके अलावा जब तक वो अपने स्पेसिफिक शेल में रहता है तब तक वो उसका एनर्जी जो है वो अपनी एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता। ये था कि एटम जो है वो कोलैप्स क्यों नहीं करता, उसका जवाब। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उसका स्पेक्ट्रम कैसे आता है एटम का, अगर वो अपने एमिट नहीं कर रहा वो अपने शेल के अंदर, तो फिर हम इसका स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम कैसे लेते हैं। तो ये उसका ये जवाब है कि एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट। ऐसे ही है कि जब वो नीचे वाले से ऊपर वाले में जाएगा तो क्या करेगा, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी, ऐसे ही है। सो इट एब्जॉर्ब एनर्जी, तो ये एनर्जी जज़ब करेगा किसी भी तरह से, या सराउंडिंग से कर लेगा या हम खुद प्रोवाइड करेंगे। व्हेन एन एटम जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, जब उसने ऊपर से नीचे आना होगा तो जाहिर सी बात है नीचे वाले शेल की एनर्जी ऊपर वाले से कम होती है। याद रखिएगा, जब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के से दूर जाते हैं शेल्स की एनर्जी बढ़ती जाती है। सो इट रेडिएट्स एनर्जी, मतलब ये रेडिएट आउट एनर्जी एमिट करेगा ये एनर्जी। चले, अब हमने बात करनी थी डेल्टा ई की, कि ये कितनी एनर्जी जो है वो जज़ब करेगा, ये कितनी एनर्जी निकाल के जो है वो इनका जंप होगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। तो ये हमने बात की थी कि ये हम किससे बताते हैं, प्लैंक का, जो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी पेश की थी उससे। सो डेल्टा ई इज गिवन बाय प्लैंक्स इक्वेशन। प्लैंक की इक्वेशन ये थी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू, और डेल्टा ई मतलब चेंज इन एनर्जी, वो कैसे मैंने कहा था बताएंगे कि E2 माइनस E1 मतलब दूसरे वाले शेल की एनर्जी जहां पर वो जा रहा है, और E1 मतलब जहां से वो आया है, मतलब जहां से उसने जाना है, और E2 जहां पे वो जा रहा है। ठीक है, और ये किसके इक्वल होती है जी, H म्यू के इक्वल होती है। और यहाँ पर म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और एच क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। ये हमें पता है कि हम एच कैसे होगा, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमने खत्म किया तो वो आ गया जी इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, अब इसके नीचे बस इस फॉर्मूला की थोड़ी सी उसने क्या एक्सप्लेनेशन की हुई दी है कि एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि इट इज इक्वल टू 6.63 into 10 to power minus 34 जूल सेकेंड। इसके यूनिट्स भी याद रखने आपने। और म्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। और लास्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जाहिर सी बात है जब सब कुछ क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड रेडियस है, क्वांटाइज्ड एनर्जी है हर शेल की, तो इसी तरह से क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम भी है हर शेल का। सो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ ए फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, that is MVR, given as MVR is equal to NH over 2 pi। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, ये आपने फार्मूला याद कर लेना है कि MVR is equal to NH over
2 पाई। इसमें मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो लीनियर मोमेंटम के बारे में, तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू mv, और एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये सर्कल जो सर्कुलर पाथ में जो कोई बॉडी रिवॉल्व करी हो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है, और सर्कल का में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर रेडियस होता है। तो आपने mv के साथ rb जो है वो इसमें ऐड अप कर लेना है। तो ये क्या बन जाएगा जी, mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। इसे हम हर एक शेल का जो है वो क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगुलर मूवमेंट या एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। सो n क्या है यहाँ पर, n is the quantum number और orbit number having values 1 2 3 4 and so on। ठीक है, सो इसके साथ ही हमारा बोहर का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। कोई बात आपने पूछनी है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और इसके अलावा कोई आपने सजेशन देनी हो टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, या इसके अलावा कोई सवाल आपने पूछना तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।